क्लास टीचिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए बच्चों, इकाई 1 का अध्याय 1, इस अध्याय को पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था। वर्गीकरण की पद्धतियाँ यहाँ तक पढ़ चुके हैं। वर्गीकरण क्या होता है इसके विषय में आपको बताया गया था। जीवों को उनके समान लक्षणों और असमान लक्षणों के आधार पर समूहों में विभाजित करना वर्गीकरण कहलाता है। अब यहाँ पढ़ेंगे वर्गीकरण की पद्धतियाँ। वर्गीकरण की कितनी पद्धतियाँ होती हैं, इस विषय में आपको जानकारी मिलेगी। आप देख सकते हैं वर्गीकरण की 4 पद्धतियाँ हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले कृत्रिम पद्धति, आर्टिफिशियल सिस्टम, प्राकृतिक पद्धति, नेचुरल सिस्टम, जातिवृत्तीय पद्धति, फिलोजेनेटिक सिस्टम, और उसके बाद होती है फेनेटिक पद्धति। इसको अंग्रेजी में भी फेनेटिक सिस्टम ही कहा जाता है। अब आप जानेंगे कृत्रिम पद्धति क्या है। देखिए, जब एक अथवा दो महत्वहीन लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण किया जाता है तो उसको वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति कहते हैं। जैसे किसी जीवधारी के आकार, उसके जीवन की अवधि के आधार पर उनको समूहों में विभाजित किया जाए, तो इस प्रकार के वर्गीकरण को कृत्रिम पद्धति का वर्गीकरण कहा जाता है। दूसरा होता है प्राकृतिक पद्धति का वर्गीकरण। इसमें क्या होता है, इस पद्धति में न केवल किसी भी समूह की जानकारी उपलब्ध हो जाती है, बल्कि इस पद्धति में उस किसी भी जाति के स्थान को देखकर अमुक जाति के अनेक सामान्य व विशिष्ट गुणों का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। यह पद्धति अनेक लक्षणों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित होती है। यह पद्धति वैज्ञानिक जॉन रे, JOHN, जॉन RAY रे, जॉन रे ने प्रस्तुत की थी। इसके बाद में जातिवृत्तीय पद्धति, ये तीसरी पद्धति है वर्गीकरण की। इसमें क्या होता है, किसी भी जाति के विकासीय क्रम को जातिवृत्त कहते हैं, और विकास के आधार पर आप जानते हैं जीवों के वर्गीकरण की पद्धति को जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति कहा जाता है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, लैमार्क के अनुसार जातियां क्रमिक रूप से धीरे धीरे परिवर्तित होकर नई जाति का विकास कर लेती हैं। तो इस प्रकार से जातियां बदलती रहती हैं। जातियों के आधार पर जब कोई वर्गीकरण किया जाता है तो जातियों के आधार का मतलब जातियों के विकासीय क्रम के आधार पर जब वर्गीकरण निरूपित किया जाता है तो उसको जातिवृत्तीय पद्धति कहा जाता है। इसके बाद में चौथी पद्धति जो है वर्गीकरण की, वो है फेनेटिक पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है, इसमें जीवों के विकासीय संबंधों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इसमें सैकड़ों लक्षण का एक साथ, बहुत सारे लक्षण
देखे जाते हैं। तो बहुत सारे लक्षणों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जैसे कि उन जीवधारियों की कोशिका कैसी है, एक कोश की हैं कि बहुकोश की हैं। उसके बाद उनकी रासायनिक प्रकृति क्या है, डीएनए अनुक्रम और प्रोटीन्स आदि के रासायनिक प्रवृत्ति क्या है, और उनकी जातियों का विकास किस क्रम में हो रहा है, स्लो हो रहा है या तेज हो रहा है। इन सारे बातों का समावेशन करके जो वर्गीकरण किया जाता है, उस पद्धति को फेनेटिक पद्धति कहा जाता है। फेनेटिक पद्धति का चौथा लक्षण है जाति वृत्तीय वर्गीकी। ये पद्धति जीवों में वर्ग की समानताओं और जेनेटिक संबंधों पर आधारित होती है। इसका श्रेय जूलियन हक्सले को जाता है। इसके आधार पर 9 वर्गीकी विज्ञान की नींव रखी गई। इसके बाद में वर्गीकरण की एक और संकल्पना आई। ये संकल्पना थी जीवन के 3 डोमेन। इस संकल्पना के प्रतिपादक थे कार्ल वूज। उन्होंने 1990 में प्रस्तुत किया था इस पद्धति को। ये पद्धति जिन तथ्यों पर आधारित थी, उनमें पहला तथ्य है कोशिका के राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोटाइडों के अनुक्रम में अंतर। दूसरा तथ्य है कोशिका कला की लिपिड संकल्पना तथा एंटीबायोटिक्स के लिए इसकी संवेदनशीलता। इन तथ्यों के आधार पर संपूर्ण जीवधारियों को, जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं सराउंडिंग्स में, उनको 3 डोमेन में वर्गीकृत किया गया था। ये 3 डोमेन कौन से थे? पहला डोमेन था आर्किया, या इसी को आर्की बैक्टीरिया के नाम से जाना गया। दूसरा डोमेन था यू बैक्टीरिया, या इसका दूसरा नाम है यूकैरिया, एक और नाम है यूकैरियोटा। तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और तीसरा नाम है यूकैरिया। इस प्रकार कार्ल वूज ने हमारी सराउंडिंग्स में पाए जाने वाले समस्त जीवों को केवल 3 ही ग्रुप में विभाजित कर दिया। उन्हीं तीनों समूहों का नाम दिया गया डोमेन। अब पहला डोमेन आर्किया, या इसको आर्की बैक्टीरिया भी कहते हैं। लक्षणों के आधार पर इनमें जिन जीवधारियों को रखा गया था, उनमें क्या लक्षण पाए जाते थे? ये अति आद्य जीव थे। आद्य समझते हैं? आद्य मतलब आदिकालीन, बहुत ही पुराने, शुरुआती दौर के, इस पृथ्वी पर जो प्रथम जीव बने होंगे शुरुआत में, उनको आद्य जीव कहा जाता है, प्रिमिटिव, जिनमें कोशिकाएं ठीक से विकसित नहीं हो चुकी होती हैं, उनमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है, और जो कोशिकांगक होते हैं वो भी अल्प विकसित होते हैं। दूसरा लक्षण था ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपने कई बार पढ़ा होगा। प्रोकैरियोटिक मतलब जो प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, आदि कोशिकाएं, जिनमें कि केंद्रक विकसित नहीं होता है और केंद्र के चारों ओर केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। राइबोसोम्स भी कम सिड वर्ग में होते हैं, तो उनको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। और जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक कला सहित उपस्थित होता है और राइबोसोम अधिक सिड वर्ग में होते हैं, वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। इसके बाद जिन जीवों की कोशिका कला में
पेप्टिडोग्लाइकन्स नहीं होते हैं, जिन पर एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं होता है, जिनका आरएनए बैक्टीरिया आरएनए से अलग प्रकार का होता है, उन समस्त जीवों को डोमेन आर की बैक्टीरिया में रखा गया। ठीक है, उदाहरण के लिए आप जान सकते हैं जैसे मेथोनोजेंस, हेलोफाइल्स तथा हाइपरथर्मोफिल्स। और दूसरा डोमेन है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में किन जीवधारियों को रखा गया? कार्ल वूज ने, वूज है WOSE, वूज, कार्ल वूज ने जीवधारियों के लक्षणों का अध्ययन किया। तो हम जो लक्षण पढ़ने जा रहे हैं वो लक्षण जिन जीवधारियों में पाए गए उन सभी जीवधारियों को इन्होंने यू बैक्टीरिया डोमेन में रख दिया। इनमें से पहला लक्षण, जिनकी कोशिका कला ग्लिसरॉल से जुड़ी अशाखित वसा अम्ल की श्रृंखलाओं की बनी होती थी और जिनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी होती थी, जो एंटीबायोटिक्स के प्रति संवेदी होते हैं, जिनके कोशिका द्रव में नग्न डीएनए अणु होता है। बैक्टीरियल आरएनए आर्किया के आरएनए एवं यूकैरिया के आरएनए से काफ़ी भिन्न होता है और जिनमें बैक्टीरियल राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। एस का मतलब होता है सिडबर्ग। सिडबर्ग एक यूनिट है। तो ऐसे लक्षण जिन जीवधारियों में पाए गए उन सबको डोमेन बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया डोमेन के अंतर्गत रखा गया। बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया एक ही डोमेन का नाम है और ये दूसरा डोमेन है कार्ल वूज का। इसके उदाहरण में आप समझ सकते हैं माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इनका तीसरा डोमेन क्या था? यूकैरिया। पहला डोमेन आर्किबैक्टीरिया, दूसरा डोमेन बैक्टीरिया, तीसरा डोमेन यूकैरिया। यूकैरिया में जिन जीवधारियों को रखा गया उनमें क्या लक्षण पाए जाते थे? इनकी कोशिकाओं में यूकैरियोटिक संगठन होता है। इनकी कोशिका झिल्ली बैक्टीरियल कोशिका कला के समस्त प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन से बनी त्रिस्तरीय झिल्ली होती है। मतलब ऐसे सभी जीवधारी जिनकी कोशिका कला प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन यानी 3 स्तंभों से बनी होती थी और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती किंतु पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती थी। यूकैरिया पर एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए तथा बेसिक प्रोटीन हिस्टोन उपस्थित हो और जिनमें राइबोसोमल आरएनए अलग प्रकार का होता था, जिनमें 80S किस्म के राइबोसोम उपस्थित थे, उन सबको तीसरे डोमेन में रखा गया। इसके बाद में वर्गीकरण की अगली संकल्पना थी द्विजगत प्रणाली। कौन सी संकल्पना थी? द्विजगत प्रणाली। इसके प्रतिपादक थे अरस्तु। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूहों में विभाजित कर दिया गया। आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व लेनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में समस्त जीव जगत को 2 जगत में बांट दिया, एक पादप जगत और दूसरा जंतु जगत।
परंतु काफ़ी हद तक 20वीं सदी के 7वें दशक तक तो ये मान्य रहा। उसके बाद इस पर वैज्ञानिकों ने आवाज़ उठाई। इसमें बहुत सी कमियां देखने को मिली। जीवों के द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली में क्या क्या कमियां देखने को मिली, ये आप यहाँ देख सकते हैं। पहली कमी ये थी कि प्रकाश संश्लेषी पादप जो जंतुओं के समान चल जनन कोशिकाएं उत्पन्न करते हैं, उनको वनस्पति जगत में रख दिया गया। जबकि उनमें जंतुओं के समान चल जनन कोशिकाएं निर्मित होती हैं। दूसरी कमी थी क्लेमाइडोमोनास यूलिना तथा आवपंक कवक को जंतु वैज्ञानिकों द्वारा जंतु जगत में रखा गया और वनस्पति वैज्ञानिकों द्वारा वनस्पति जगत में रखा गया। ये भी विवादित हो गया। तीसरी बात यह थी, जो कमी थी वो ये थी कि कीटभक्षी पौधे स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों होते हैं, तो इन्हें पादप एवं जंतु जगत दोनों में रखा जा सकता है, परंतु द्विजगत प्रणाली के अंतर्गत इनको पादप जगत में रखा गया। चौथी कमी यह थी कि कोरल, स्पंज, ट्यूनिकेट्स जो स्थिर होते हैं, इनको पादप जगत में रखा जा सकता है, लेकिन वो जंतु जगत में भी समाहित हैं। पांचवी बात, विषाणु व जीवाणु को विवादास्पद गुणों के कारण आज तक सुनिश्चित रूप से वर्गीकृत नहीं किया जा सका। तो ये सारी कमियां थी। इसलिए ऐसे जीवों को जो ना तो जंतु ही कहे जा सकते हैं और ना ही पादप, समायोजित करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक तीसरे जगत का प्रस्ताव रखा। सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक E.H. हीकल ने सन 1886 में इन एक कोशिकीय जीवों के लिए, जो ना तो जंतु हैं और ना ही वनस्पति की श्रेणी में आते हैं, तीसरा जगत प्रोटिस्टा का प्रावधान कर दिया। उसके बाद जीवाणुओं, शैवालों, कवक तथा प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में सम्मिलित कर लिया गया। अब एक नई संकल्पना आ गई वर्गीकरण की, जिसमें इन सारी कमियों का निराकरण करते हुए, निवारण करते हुए एक संपूर्ण वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। सन 1969 में R.H. व्हिटेकर के द्वारा। R.H. व्हिटेकर ने जीवों की 5 जगत प्रणाली का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। 5 जगत प्रणाली, 5 जगत प्रणाली का वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया, इसकी संकल्पना किसने दी? तब आप बोलेंगे R.H. व्हिटेकर ने। कब? 1969 में। ये 5 जगत कौन कौन से थे? पहला जगत मोनेरा, दूसरा जगत प्रोटिस्टा, तीसरा जगत है कवक, चौथा जगत पादप या प्लांटी, और पांचवा जगत था जंतु या एनिमलिया। संपूर्ण जीव जातियों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया। कार्ल वुज ने 3 डोमेन में, अरस्तु और लिनियस ने 2 जगत में, और R.H. व्हिटेकर ने 5 जगत में वर्गीकृत किया। और इसी को आधुनिक वर्गीकरण भी कहा जाता है, जो कि अब तक सर्वमान्य है। अब तक सर्वमान्य है। अब यहाँ पर बात यह आती है कि 5 जगत का वर्गीकरण किन लक्षणों के आधार पर किया गया। जैसे हमने आपको बताया था कि जीवों के 3 डोमेन बनाए गए, तो उनको लक्षणों के आधार पर अलग अलग तीनों डोमेन में रखा गया था। तो उसी तरह से 5 जगत वर्गीकरण में भी कुछ मूल लक्षणों का चयन किया गया। उन्हीं लक्षणों के आधार पर जीवों को उनके अलग अलग
जगत के अंतर्गत विभाजित कर दिया गया। कुछ लक्षणों का निर्धारण किया गया, उन लक्षणों के आधार पर जीवों को उनके समूहों में, उनके जगत में विभाजित कर दिया गया। किन जंतुओं को मोनेरा में रखना है, किन जंतुओं को प्रोटिस्टा में रखना है, किन जंतुओं को कवक में रखना है। इसके लिए कुछ शर्तें बनाई गई, कुछ लक्षण निर्धारित किए गए कि फला 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 लक्षण जिसमें पाया जाएगा तो वो मोनेरा में रखा जाएगा, ये लक्षण जिसमें पाए जाएंगे वो प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। ठीक है, तो अब ये कौन से लक्षण, ये लक्षण ये अभी हम लोग आगे चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला लक्षण आता है कोशिका संरचना की जटिलता। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक है। केंद्रक कला की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, ये हम आपको अभी बता चुके हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक जीव थे उनको जगत मोनेरा में रखा गया, अर्थात जितने भी जीवधारी इस सराउंडिंग्स में प्रोकैरियोटिक थे उन सब को जगत मोनेरा में रखा गया। मतलब जिनमें एक विकसित केंद्रक नहीं है, केंद्रक के ऊपर चारों तरफ केंद्रक कला नहीं है और विकसित कोशिकांगक नहीं है, तो उन सभी जीवों को जगत मोनेरा में रख दिया गया। उसके बाद अगला लक्षण देखा गया शारीरिक संरचना की जटिलता, एक कोशिका तथा बहुकोशिकता। तो शरीर में कोशिकाओं की संख्या के आधार पर सभी जीवों को दो समूहों में रखा गया, वो एक कोशिकीय होंगे या तो बहुकोशिकीय होंगे। अब जैसे जीवाणु, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा इत्यादि ये सब एक कोशिकीय हैं। इनकी जितनी भी जीवन की जैविक क्रियाएं होती हैं वो सब एक ही कोशिका के अंदर संपन्न हो जाती हैं। एक कोशिकीय जीव जो है वो सरलतम जीव माने जाते हैं, लेकिन अधिकांश जीव अनेक कोशिकाओं के भी बने होते हैं ना। तो 5 जगत वर्गीकरण में अधिकांश एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को एक अलग जगत दिया गया, उस जगत का नाम है प्रोटिस्टा। आपने जो मोनेरा में पढ़ा है वो भी सब एक कोशिकीय जीव हैं, लेकिन वे अविकसित थे, प्रोकैरियोट्स थे। और जगत प्रोटिस्टा में जो जीव रखे गए हैं वहाँ पर भी एक कोशिकीय जीव हैं, पर ये सब यूकैरियोट्स हैं। तीसरा लक्षण देखा गया जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियां। तो पोषण प्राप्त करने की विधियों के आधार पर भी 5 जगत वर्गीकरण में काफी सहयोग मिला। इसमें पौधों और जंतुओं की पोषण विधि अलग अलग प्रकार की होती है, उस आधार पर अध्ययन करके उन सब जंतुओं को और पौधों को अलग अलग जगत में स्थान दिया गया। जैसे पौधे, जितने भी पौधे होते हैं छोटे बड़े, पोषण विधि के आधार पर वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वे स्वपोषी होंगे और या तो फिर विषमपोषी होंगे। तो स्वपोषी मतलब या तो प्रकाश संश्लेषण करके अपना पोषण कर लेते हैं या तो रसायन संश्लेषण करके अपना पोषण कर लेते हैं। रसायन संश्लेषण कौन करते हैं? जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोसोमोकाकस है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण करने वाले तो सभी पौधे हैं जिनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वो सभी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो कहने का मतलब ये प्राकृतिक परिस्थितियों में अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं स्वयं, तो इसलिए इनको स्वपोषी कहा जाता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो प्राकृतिक परिस्थितियों में अपना पोषण स्वयं नहीं कर सकते हैं, वो किसी न किसी रूप में दूसरे जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं अपने पोषण के लिए। तो ऐसे जीवों को विषमपोषी जीव कहा जाता है, विषमपोषी पौधे कहा जाता है। ये भी प्रकृति 3 प्रकार की हो सकती है, या तो वे परजीवी होंगे, या तो वे मृतजीवी होंगे, या तो वे सहजीवी स्वभाव के होंगे। परजीवी का अर्थ होता है एक जीवधारी जब दूसरे जीवधारी के शरीर के अंदर या बाहर रह करके अपना पोषण प्राप्त करता है तो उसको परजीवी कहते हैं। अंदर, शरीर के अंदर रह करके पोषण प्राप्त करेगा तो अंतः परजीवी कहलाएगा,
शरीर के बाहर रह करके पोषण प्राप्त करेगा तो बाह्य परजीवी कहलाएगा। और जिस जीव के शरीर में ये रहते हैं उसको होस्ट कहा जाता है, पोषक। इसी तरह से सड़े गले और मृत पदार्थों से जो भी जीवधारी अपना पोषण प्राप्त करते हैं उनको मृतोपजीवी सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। और जब कोई दो जीवधारी आपस में सहयोग करते हैं पोषण प्राप्त करने में एक दूसरे का, दोनों को लाभ होता है, तो ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहा जाता है। ये पोषण का सहजीवी स्वभाव है। ठीक है। और अगले पौधे जो होते हैं कीटबच्ची पौधे होते हैं। ये ज़्यादातर दलदली भूमि में उगते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, किंतु नाइट्रोजनी पदार्थों को प्राप्त करने के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। कुछ प्रमुख पादप जैसे कलश पादप, नेपेंथीज और यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, ये कीटबच्ची पौधे हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कीटबच्ची पौधों के बारे में जानकारी ली जाती है। ये कीट भक्षण क्यों करते हैं यह भी पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखिएगा, अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं ऐसे पौधे। इनमें विशेष अंग पाए जाते हैं कीटों का भक्षण करने के लिए। इसी तरह से जंतुओं में भी पोषण स्वभाव का अध्ययन किया गया, तो इनमें भी देखा गया कई प्रकार की पोषण विधियां पाई जाती हैं। कुछ जंतु होलोजोइक होते हैं, जंतु संभोजी या अंतर्ग्राही। होलोजोइक का मतलब अंतर्ग्राही, जो भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। तो इस आधार पर वे या तो शाकाहारी होंगे या तो मांसाहारी होंगे, या फिर कुछ जंतु सर्वाहारी भी होंगे, और बहुत से जंतु परजीवी भी होते हैं। अगला लक्षण था कि जीवन शैली का अध्ययन किया जाए। जीवन शैली भी जीवधारियों के वर्गीकरण का प्रमुख आधार थी। जीवित रहने के ढंग के आधार पर जीवों को कई वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इनमें पहला वर्ग है उत्पादक होना। कुछ जीव जो होते हैं वो उत्पादक हैं, सिर्फ उत्पादक हैं, वो उपभोग नहीं करते हैं। जैसे जितने भी हरे पौधे, हरी वनस्पतियां हैं, वो सब उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। और जितने भी उपभोक्ता हैं वो उपभोग करते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं जो स्वपोषी जीव हैं वो सब उत्पादक हैं, और जितने परपोषी जीव हैं वो सब उपभोक्ता हैं। अब उपभोक्ता अपने पोषण स्वभाव के आधार पर प्राथमिक उपभोक्ता हो सकते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता हो सकते हैं, या फिर तृतीयक। तो जितने भी शाकाहारी जीव हैं वो सब प्राथमिक उपभोक्ता, और जो मांसाहारी हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता, और जो सर्वाहारी हैं वो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। फिर अपघटक भी पाए जाते हैं, जो किसी भी मरे हुए उत्पादक तथा उपभोक्ता को सड़ा करके सरल भौतिक पदार्थों में बदल देते हैं, यानी उसका अपघटन कर देते हैं, तो उनको अपघटक कहा जाता है। अगला पॉइंट है जातीय वृत्तीय संबंध। यह भी लक्षण का अध्ययन किया गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि 5 जगत प्रणाली के वर्गीकरण के ये आधार बिंदु हैं। इन्हीं लक्षणों को आधार मान करके 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली संपन्न की गई। तो कौन कौन से लक्षण? सबसे पहले देखा गया कोश का संरचना की जटिलता, कोश का प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। दूसरा लक्षण देखा गया पोषण विधियाँ। जीवधारी स्वपोषित है, परपोषित है, अंतर्ग्राही है या
अवशोषण विधि से अपना पोषण करता है। तीसरा लक्षण देखा गया जीवन शैली। जीवन शैली में जीवधारी या तो उत्पादक होगा, या तो उपभोक्ता होगा, या तो अपघटक होगा। चौथा लक्षण देखा गया शारीरिक संगठन की जटिलता, वो एक कोश की है या फिर बहुकोश की है। और पांचवा लक्षण लिया गया जातिवृत्तीय संबंध। तो इस प्रकार से यदि आपसे पूछा जाता है 5 जगत प्रणाली का आधार क्या है, तो ये आप पांचों बातें यहाँ लिख सकते हैं। किन लक्षणों को आधार मानकर 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली निर्मित है, तो भी आप यही जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर 5 जगत प्रणाली में प्रमुख लक्षणों की तुलना की गई है। सारे लक्षण हम आपको पीछे बता चुके हैं। जीवों के 5 जगत कौन कौन से हैं, आपको पहले बता दिया। पहला जगत मुनेरा, दूसरा जगत प्रोटिस्टा, तीसरा जगत कवक, चौथा जगत प्लांटी या पादप, और पांचवा जगत एनिमलिया जंतु। ये 5 जगत हैं। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के 5 जगत हैं। इस पार्ट में आपको यहीं तक अध्ययन कराया जा रहा है। अब अगले पार्ट में आप पढ़ेंगे विषाणु या वायरस। आप वीडियो को पॉज करके रोक करके देख सकते हैं, कई बार वीडियो को देखिए, अगले आने वाले पार्ट भी आपको मिल जाएं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है, आप लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और आपका जो भी सजेशन है वो कमेंट में लिखा करिए, बिल्कुल लिखा करिए, ठीक है। ध्यान से पढ़ाई करिए। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।